हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं आकाश, आपका आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं। मैं यहां आपको सरकारी नौकरी के लिए होने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ्स के सवालों को बेहद ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से करना सिखाता हूं। अतः आप जुड़े रहें और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। आप यहां से सवालों को करने के बेहद ही आसान तरीके सीखेंगे, जिससे आप यूज करके अपने एग्जाम में मैथ्स के सभी सवालों को बेहद ही कम समय में करके अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। आज के इस वीडियो में हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर 2022 में जो 15 जुलाई 2022 के दिन जो पेपर हुए थे, उसके तीनों शिफ्टों के सवालों को टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम, मतलब नंबर सिस्टम और उसके आसपास के टॉपिक जैसे एलसीएम, एचसीएफ, एज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, इन सब टॉपिकों को जिसके सॉल्यूशन में रेशियो और नंबर्स का बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको हम लोग कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। ये आज के हम लोग पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें प्राइम नंबर्स का एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जब भी प्राइम नंबर दिख रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो कि जब से आपके फील्ड में टीसीएस आया है तो उसका सवाल करने के तरीके में प्राइम नंबर घुस गया है। वो उसका पसंदीदा नंबर से है। वो आपको हर जगह सीजीएल से लेकर के जीडी तक में हर जगह वो प्राइम नंबर से रिलेटेड सवाल पूछ ही रहा है। अतः मैं आपको बार बार पिछले कई वीडियोज में ये बातें बोला कि आप प्राइम नंबर से रिलेटेड सारे सवालों को बिल्कुल कंठस्थ जैसा कर ले, क्योंकि प्राइम नंबर किसी भी पैटर्न को लगभग फॉलो नहीं करता। वो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके मेरिट प्रॉपर्टी जितना मिले ध्यान से आप उसे नोट करें और ध्यान में रखें, क्योंकि आपको ये पेपर में जब दिखेगा तो अगर आपको पहले से पता नहीं होगा तो आप ये मानो कि बनाना असंभव होगा, और जब आप बनाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। इसलिए आप ध्यान में रखो और मैं आपको बता रहा हूं, आप जुड़े रहें। जो मैं प्राइम नंबर्स की इतने मेरिट और प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं कि 9 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पता ही है कि 9 से 22 के बीच में नहीं पता है तो पता चल जाएगा प्रैक्टिस करते करते। 4 अभाज्य संख्याएं होती है। वो कौन कौन सा होता है? वो 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। इसके सिवा कोई और नहीं है। तो 4 से ये 17 3 30, 17 13 30 और 19 11 30, यानी कि ये 15 इसका होगा। आप जोड़ करके भी कर सकते हो, 60/4 15 इसका होगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसे टिक करके मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। इसमें मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्राइम नंबर्स किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता, तो आपको ध्यान में रखने होंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स है, उसका सम कितना है, उसके एवरेज कितने हैं। 1 से 100 तक भी यही चीजें, और 50 से 100 के बीच में भी कम से कम आप इतना ध्यान में रखें। मैं आपको बहुत सारी चीजें प्राइम नंबर से रिलेटेड आपको बताता रहूंगा। तब तक बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब आइए दूसरे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ये एचसीएफ का सवाल है और ये देखने में इजी है और है भी इजी, लेकिन ये करवाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें एक राज छिपा है। और जो मैथ सीखने वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी चेंज किया तो अगर उन्हें वो मैथ्स की समझ नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी, तो वो गलती कर जाएंगे। अब आप जैसे इसे देखो कि पी का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, क्यू में के है मान में, कि पी का मान दिया 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 8, क्यू बराबर है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर के, और बोल रहा है कि पी और क्यू का एचसीएफ दिया है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3। अब पूछ रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा। 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये ऑप्शन दिया है। अब क्या राज छिपा है ये मैं बोल रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है तो पहले पॉइंट्स आप ये देखो कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ में सीएफ कॉमन फैक्टर, उसका नाम ही है, वो हाईएस्ट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो कॉमन फैक्टर है। यानी कि वो जितनी भी संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो संख्याओं में घुसा रहेगा, छिपा रहेगा। जैसे अगर पी और क्यू का एचसीएफ यहाँ दिया हुआ है तो ये P में भी होगा और ये Q में भी होगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि ये दोनों जगह है, तो 2 के एचसीएफ क्या है 2 के पावर 3। तो दो हम दोनों समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, समझने में समय दे देना ताकि पेपर में ना देना पड़े समय। तो 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 देखिए, यहाँ 2 के पावर 5 है, ये तो ज्यादा ही है, और यहाँ 2 के पावर 3 है, यानी कम से कम वो वाला मान तो होना ही चाहिए, तभी तो वो दोनों जगह रहेगा, या जितनी भी संख्याएं होंगी उससे रहना ही होगा। अब 3 के पावर 3 है तो यहाँ 3 के पावर 8 है, यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 के पावर के है। तो हमें पता चल गया कि के कम से कम
3 जरूर होगा, लेकिन ऑप्शन में 5 भी है। तो ऑप्शन में आप के पावर 5 भी रखेंगे तो क्या 3 के पावर 3 यहाँ 3 के पावर 5 में नहीं होगा? वो बिल्कुल होगा। 3 के पावर जैसे 8 में 3 है, क्योंकि यहाँ तो 8 बार 3 3 3 है, तो इसमें हमें 3 ही बार ढूंढना है। तो हाँ है, यहाँ के दिया हुआ है, हमें पता नहीं है, तो वही के का मान पूछ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि HCF का मतलब ये है कि ये यहाँ होगा, और यहाँ होने के लिए 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 होना होगा। लेकिन उससे जितना भी ज्यादा बढ़ते जाए तो ये चीजें उसमें छिपा हुआ भी रहेगा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि राज की बात वो है कि जैसे ही 3 के पावर जो ये 5 ऑप्शन में है, इससे भी आप पुट करोगे के बराबर, तब भी ये 3 के पावर 3 होगा ही होगा। लेकिन उस स्थिति में HCF ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ 3 के पावर 8 तक गया है। तो अगर आप 3 के पावर 5 यहाँ ये वाला ऑप्शन अगर रख दोगे तो 3 के पावर 5, तो HCF भी आपको 2 के हाईएस्ट तक वो ले जाना होगा। तो 2 के पावर 3 तो है ही, इससे ज्यादा इसमें नहीं आ सकता। यहाँ तो 5 तक गया है, 2 के पावर 3 यहाँ गया है, तो HCF में 2 के पावर 3 तो आ गया। लेकिन 3 के पावर 3 के जगह आप अगर यहाँ 5 रखते हो तो हाईएस्ट उसका 5 तक चला जाएगा, क्योंकि इसमें तो 8 तक गया है। तो 5 तक कम से कम वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में आएगा। इसलिए इसका आंसर 3 ही होगा। 5 क्यों नहीं होगा, इसके लिए मैंने इतना समय दिया। आप इसे ध्यान रखें, ये ब्लंडर एग्जाम में नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब हम तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं, और ये भी प्राइम नंबर से रिलेटेड है। सोचिए एक ही शिफ्ट में दूसरा सवाल, 2 क्वेश्चन हो गए जो प्राइम नंबर से हैं। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि TCS का पसंदीदा नंबर्स है तो प्राइम नंबर वो, तो इसे आप याद भी रखेंगे, क्योंकि वो आप ये 10 तक अभाज्य संख्याओं का औसत, मैं ऐसा बार बार बोल रहा हूँ, 1 से 100 के बीच ऐसे से अभाज्य संख्याओं का औसत योग, 1 से 50 तक के सभी अभाज्य संख्याओं के औसत योग, ऐसे आपको याद करना होगा। मतलब 1 से 50 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ दे दिया है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, तो ये 12.9 होता है। लेकिन आपको जैसे ये याद रहेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। ऐसे तो एग्जाम में आपको करने से रहा, एग्जाम में आपको कैसे करना होगा, जैसे मैं भी बोल रहा हूं कि सीखने के लिए मैं आपको ये कर रहा हूं। और आप सोचो कितना समय लगेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि 10 अभाज्य संख्याएं। तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि दुनिया की मतलब गणित की दुनिया में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक ये पॉइंट आप ये करना, कभी भी पूछ सकता है, पूछा गया है। 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, इवन नंबर्स है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर्स जो इवन भी है। और इसे आप दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि 2 + 3 + 5 + 7 + 11 13 17 19 23। अब देखो राम 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 29 10। और आपको ये भी हो गया कि 29 तक, ये ध्यान में रखना है। और दूसरी चीजें कि 29 के बाद क्या होता है, मैं आपको पॉइंट्स के लिए कर रहा हूँ कि 29 के बाद 31 होता है, उसके बाद 37 होता है, उसके बाद आपको 41 होता है, और उसके बाद 43 होता है, और फिर 47 होता है। तो 10 ये हो गए और 5 ये हो गए। 1 से लेकर के 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होते हैं। आप इसका ध्यान रखना। तो इसे हम करते हैं कि ये हो गया, ऐड करते हैं और 10 से भाग देंगे, हमें तो पता ही है 10 से इसे डिवाइड करना है। तो 3 2 5 5 10 7 17 10 27 1 28 10 38 3 41 और 10 51 और 7 58 58 और 10 68 68 9 77 77 और 3 80 20 100 129 और बटे 9। मुझे ये पता था, इसलिए मैं शुरुआत में बोला आपको भी ऐसे ही पता रखना ही होगा। इसके सिवा आपके पास कोई उपाय नहीं है, याद रखें। और नहीं तो आप सोचो कि जोड़ करके, क्या आपको लगता है कि आपके एग्जाम में पेपर में इतना समय होता है कि आप 10 संख्याओं को जोड़ करके उससे 10 से डिवाइड करके आप ये करोगे? ये आप तभी कर पाओगे जब मैं बोल रहा हूं कि जो ये तरीके मैं मेथड सिखा रहा हूं आपको करने के, कि बेहद कम समय में सवालों को करेंगे। तो हो सकता है कि आपको बच जाए सवाल, ये मतलब जब आप बचाएंगे उस मेथड से करके, तो ऐसे सवालों में आप लगाएंगे जब आपको पता नहीं होगा। तो ये रिस्क क्यों लेना
हम याद रखेंगे, आपको रखना ही होगा सफलता के लिए। मैथ्स में बहुत सारी चीजें आज आपको कंपटीशन के हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। अब आप चौथे सवाल को देखो। इसे बच्चे करने में ना 30 सेकंड या एक मिनट तक देते हैं। मैं इसे आपको 2 सेकंड में करना सिखाता हूं। क्वेश्चन है कि जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है और उसके हर में 12 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। बस यही आंसर है इसका छिपा। जब उसके अंश और हर में 2 घटाया जाता है तो भिन्न 1/8 हो जाता है। तो मूल्य भिन्न कितना है? अब आप ऐसे देखो कि मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूं कि जैसा सवाल होगा वैसे कॉन्सेप्ट और मेथड लगा करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको जॉब लेने से मतलब है। आपको ये कोई नहीं पूछने वाला कि तुम कैसे बना रहे हो, इसका आप ध्यान रखो। जैसा देश वैसा वेश। तो आप इसे ऐसे देखो कि बोल रहा है कि उसके हर में 12 जब जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न जो है 1/2 हो जाता है 12 जोड़ने के बाद। तो जोड़ने के बाद लिखने में भले समय दे देना है। जब आपको फिर इसे अप्लाई करेंगे तो आप 2 सेकंड जो है बोला उससे कम लगेंगे कि जब 12 जोड़ा जाता है तो 1/2 हो जाता है। यानी जो हर है वो 2 से विभाजित ही होगा या 2 का मल्टीपल उसे होना ही होगा, तभी तो हर में 2 आएगा। यानी हर जो है सम संख्या होगा। तभी तो आप किसी भी संख्या में 12 जोड़ो, किसी भी संख्या में आप ये संख्या उसमें 12 जोड़ रहे हो और ये जो संख्या प्राप्त हो रहा है जो हर में है, तो उसके बाद वो हर जो है 2 हो जा रहा है। यानी ये 2 से ये संख्या विभाजित होना ही होगा। तो ये विभाजित संख्या होने के लिए सम संख्या होगा, सम संख्या होना होगा। अगर आप यहाँ विषम संख्या डाल दोगे तो ये ऐड होने के बाद सम विषम, मैं ये भी बताऊंगा सम विषम क्या होता है, विषम होता है। तो आप जैसे ही इवन और ऑड को जोड़ोगे तो यहाँ अगर ये ऑड होगा और उसमें इवन जोड़ दोगे तो वो भी ऑड हो जाएगा। ऑड कभी 2 का मल्टीपल हो नहीं सकता क्योंकि वो उसका परिभाषा ही यही है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3/10 है। तो मैं इसे 2 सेकंड में कैसे करूंगा? बस ये आपको दिमाग की, जो मैं बोल रहा हूं ना बार बार, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कि आपके दिमाग की बत्ती सवाल देखते के साथ ही इंडिकेटर की तरह बक वो जलेगी। वो ये है कि उसके हर में जैसे ही 12 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। जोड़ने के बाद 1/2 हो जाता है। यानी 12 जोड़ने के बाद जो संख्या हर में आएगी वो 2 का मल्टीपल होगा, 2 से वो विभाजित होगा और 2 से विभाजित होने के लिए उसे सम संख्या होगा। और जब वो ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन ही दिया है तो वो आपको चाहता है कि आप 1 से 2 सेकंड में इस सवाल को करें। बढ़ते हैं आगे। आइए 5वें सवाल को करते हैं। एक बेहद इजी सवाल, इसे मैंने करना आपको सिखा दिया है कि कैसे इसे भी 2-4 सेकंड में करते हैं एवरेज के इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 15 संख्याओं के एक सेट है जो औसत समुच्चय है, उसका एवरेज 41 दिया हुआ है। यदि उपरोक्त समुच्चय में से 5 संख्याएं 21, 24, 39, 47 और 97 हटा दी जाए तो शेष 10 संख्या का औसत क्या होगा? अब इसे करना आपको हंसी आ रही होगी देख करके, क्योंकि मैंने आप सिखाया है तो आपके चेहरे पे मुस्कान होगी कि आप भी सिर्फ 2-4 सेकंड में करोगे। नहीं तो अब ध्यान दो कैसे इसे करना है कि एवरेज क्या है, 41 है। तो अगर 41, मैं बार बार सिखा रहा हूं कि एवरेज का प्रॉपर्टी है कि आप जो एवरेज है उतना ही ऐड करो। जैसे कोई आता इसमें और 41 ही आता तो एवरेज पे कोई चीज नहीं होता, या 41 लेकर के जाता या हटा दिए जाते 41 से 41, तब भी औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ अलग अलग संख्याएं हटाई गई है तो फर्क पड़ेगा, अंतर असर तो होगा। असर क्या होगा कि निकालना था 41 एवरेज के हिसाब से, लेकिन निकाला गया है 21, यानी कि 20 जो है रह गया है, 20 जो है बच गया है। यानी जो 20 बचा है उसको हम लोग रखेंगे लिख करके कि अच्छा तुम 20 नहीं गए हो, तुम्हें 41 लेकर जाना था, तुम तो 21 ही लेकर गए, 20 तो तुम छोड़ ही दिया वापस ही और उसी में पैक में ही समय सेट में ही। तो इसे 41 ले जाना था और ये 24 लेके गया, 24 लेके गया, यानी कि ये 17 छोड़ दिया, ये भी 17 छोड़ करके गया। और उसके बाद बोल रहा है कि 41 ले जाना था लेकिन ये भी 39 को निकाला गया है, यानी कि 2 यहाँ से भी रह ही जा रहा है। और ये 41 से 47 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो ये 3 कम की हम, अब ये ज्यादा है तो 6 ज्यादा है, यानी 6 ज्यादा लेके गया, ज्यादा लेके गया तो इससे 6 निकाल देंगे। मैं सिखाने के लिए बार बार आपको कर रहा हूं, जब आपको पता होगा ना तो आप एक बार में डायरेक्ट लिखेंगे। और ये 97 लेकर के गया है, हटाया निकाला गया है 97। अगर वो 41 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्या हुआ कि 56 ज्यादा लेके गया, यानी 56 फिर निकलेगा।
और इसका ये ज़्यादा कम जो हुआ पांचों की वजह से इसका असर इस पे भी होगा। अब शेष जो है 10, जो ज़्यादा जाता या कम जाता इनके हटाने के बाद, मतलब अगर ये ज़्यादा हट जाते तो उसका असर भी शेष 10 पे ही होता, और अगर ये ज़्यादा छोड़ के गए होंगे तो शेष असर भी यही 10 पे होगा। इसलिए 10 से हम इसे डिवाइड करते हैं। ये हो गया 20, 37 और ये 39 हो गया, और ये 62 हो गया। तो 62 में से जैसे ही आप 39 को ये निकालेंगे तो ये माइनस में आया, तो इसका असर ये होगा कि ये घट जाएगा। मैं सिखाने में समय दे रहा हूं आपको ताकि करने में आपको समय पेपर में ना हो। तो जैसे ही आप ये जोड़े कि 20, 17, 37 और 2 39, और 39 उधर 62 है, यानी कि 40 अगर होता तो उधर 22 यानी 23 यहाँ से आया, तो इसका असर क्या होगा कि ये 23 हो गया। तो 10 को आप जैसे ही 23 से ये भाग दोगे तो 3.5 ये माइनस में होगा। तो 21, 41 में से जैसे ही आप ये घटाओगे तो 38.7 और 38.7 को हम टिक करेंगे। सीखने में आपको समय देना, आप जल्दी में कैसे इसे करेंगे। अब जब आपको ये पता होगा कि अच्छा वो 41 लेकर के गया है तो 41 औसत है तो 41 लिखेंगे, 21 लेके गया, 20 छोड़ा, 17 छोड़ा, ये 2 छोड़ा, ये फिर 6 ज़्यादा लेके चला गया, ये 56 ज़्यादा लेके चला गया, 56 6 62 ये हो गया। 62 में से 20 जैसे निकलेगा तो 42, 42 में से 2 जैसे ही निकलेगा तो 40, 40 में से 17 जाएगा यानी -23 में बचा। -23 को 10 से हम भाग देंगे तो 2.3 आएगा। तो ये ओरिजिनल जो एवरेज था उसमें से 2.3 निकलेगा, तो 2 निकलेगा तो 39.3 निकलेगा तो 38.7। इससे आप ऐसे करेंगे, मुँह जवानी करेंगे। बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को मैं क्यों करवा रहा हूँ, आपको करने के तरीके से आपको पता चलेगा कि 2 सेकंड, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये जैसे मैगी ने 2 मिनट्स बोला तो हम बोल रहे हैं कि 2 सेकंड, उससे ज़्यादा का ये सवाल नहीं है। ये क्या है कि यहाँ से 256 के पावर 1/2 है, 1331 के पावर 1/3 है, और उसमें 23 गुने 13 करते हैं। आप करेंगे 20-30 सेकंड, कितना भी रफ्तार में करेंगे वो लगेगा। लेकिन मैं ऐसे करूंगा, ये 16 मतलब 2 सेकंड में होगा। 256 यूनिट डिजिट का आप ध्यान रखो, क्योंकि सारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। यही मैं बोल रहा हूं कि आपको इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपकी बत्ती जलेगी दिमाग की। तो ये यहाँ से यूनिट डिजिट इसका अच्छा आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 16 का है 256। ना भी पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि 4 और 6 ही होना होगा, तो ये 6 आएगा। और ये 1331 का क्यूब रूट होगा, और आपको पता होना चाहिए कि इकाई अंक अगर 1 है तो उसका क्यूब रूट का भी इकाई अंक 1 ही होगा। ये इकलौता ऐसा होता ही है। और ये आप निकालोगे तो 4 सिर्फ और सिर्फ यही है। इसे हम टिक करेंगे। यही वजह है कि मैं इसे करवाया, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। बढ़ते हैं आगे। अब ऐसे सवाल को करने का मैंने आपको कई मेथड्स बताए हैं जिससे आप चुटकियों में कर पाते हैं। वो उसमें से 1-2 मैं फिर से आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ, रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि 9 संख्या का औसत 20 है। यदि इनमें से 2 संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 18 हो जाता है। हटाई गई दोनों संख्या का योग क्या होगा। अब जैसे पिछले सवाल में हमने यूनिट डिजिट का, इकाई अंक का यूज किया, अब इसे यहाँ भी आप लगा सकते हैं कि 9 का औसत 20 है तो टोटल जब हम करेंगे तो 9 दूनी 18 है, 180 होगा। लेकिन वो भी नहीं, यूनिट डिजिट का यूज करना है तो इसका कुछ भी आप टोटल करो। जहां औसत 20 है तो टोटल के भी औसत, टोटल में भी यूनिट डिजिट 0 ही होगा। और जब हटाने के बाद जब 7 बचता है और यहाँ 7 संख्याएं बचेगी और उसका औसत 18 है, इसका जब टोटल करेंगे तो 8 7 56 6 होगा। यानी पहले टोटल का यूनिट डिजिट 0 था, अब टोटल का यूनिट डिजिट 6 है। 0 में से 6 घटाएंगे जब आप, तो जो निकाली गई संख्याओं का योग आएगा। और 0 में से जैसे ही आप 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और सिर्फ ये 54 में है। अब आप इसे ऐसे दूसरे तरीके से देखो, आप टोटल जो है टोटल वाला भी कर सकते हो कि 20 गुने 9 ये हो गया 180, और ये 18 गुने 7, 18 7 126, और 180 ये हो गया 54। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि इतनी छोटी संख्याएं हैं, इतने छोटे छोटे नंबर से कि इसमें दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन यूनिट डिजिट और जो मैं कॉन्सेप्ट एवरेज का बता रहा हूँ, ये टफ से टफ सवाल को भी बहुत ही इजी कर देगा। अब जब इजी है तो उसमें वही जैसा देश वैसा भेष, जो आपकी एकदम करेक्ट नहीं, ये इतना प्रैक्टिस से अपने आप को इस तरह बिल्ड कर लेना है कि अच्छा देखते के साथ ही वो बत्ती दिमाग की जलेगी ही जलेगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। बढ़ते हैं आगे। हम लोग इस प्रश्न को करते हैं जो बोर्ड पे 8वें नंबर पे है कि वह सबसे दूसरी सबसे
वह दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 81 और या 63 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त होता है। मतलब जब आप 81 से भी उसे डिवाइड करोगे तो 7 ही आए, और जब 63 से भी करो तो 7 ही आए, वो ऐसा बोल रहा है। तो ये करने के लिए आपको अक्सर जैसे इस तरह की संख्याएं आपको सबसे छोटी पूछता है, लेकिन यहाँ सबसे दूसरी मतलब पूछ रहा है कि दूसरी सबसे छोटी, तो ये भी बेहद आसान है। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिससे आप जीडी से लेकर के कैट तक के, सीजीएल कैट तक के सवाल, जब ऐसे सवाल आएंगे तब वहां आप लगा सकते हो। ये संख्याएं क्या होगी कि एलसीएम, ये जो संख्या है जिससे विभाजित कर रहे हैं इसका एलसीएम और जो कॉमन जो ये रिमाइंडर होता है, इसे जब आप ऐड करते हैं तब वो संख्याएं सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। जैसे आपको मैं समझने के लिए लिख रहा हूं, आप सीखने में समय दे देना है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि जैसे 3 है और 5 है और एक आप ले लो 7, ये ले लो कि इन ऐसी संख्याएं निकालना है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे, जिससे 3 से 5 से या 7 से जब आप डिवाइड करते हो तो दोनों हर स्थिति में मतलब शेषफल 3 आता हो, 3 आता हो। आप इसे 6 कर दे, नहीं तो मतलब समझने के लिए कि हर स्थिति में शेषफल 2 आता हो, 2 आता हो, तब ये क्या हो जाएगा कि इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमें पता है कि इसका एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो 30 + 2 एलसीएम प्लस, वो मैं बोल रहा हूँ कि 30 + 2 ये 32 सबसे छोटी संख्या होगी, जिससे आप 3 से जब विभाजित करेंगे तो ये कट जाएगा और ये शेष के रूप में बचेगा। या फिर आप 5 से भी जब उसे विभाजित करेंगे तो ये कट जाएगा और ये शेष बचेगा, यही 5। और ये 6 से जब आप करोगे तब भी ये, लेकिन ये सबसे छोटी है। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या वो क्या होगी, तो वो होगा कि एलसीएम में हम 2 से गुना करके निकालेंगे। तो एलसीएम जब 30 आया तो 2 गुने हम 30 करेंगे प्लस 2 होगा, यानी कि ये 62 होगा। अब इससे छोटा आपको कोई ऐसी संख्या नहीं दिखेगी ना कि जो आप विभाजित करो और वो 3 से 5 से अच्छा से विभाजित करो तो शेषफल वो 2 दे। आपको ध्यान में रखना है। दूसरी सबसे छोटी जब बोले तो एलसीएम में 2 से डिवाइड करके, एलसीएम में 2 से मल्टीप्लाई करके और हम 2 ऐड कर देंगे। तीसरी सबसे छोटी बोले तो 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे। ठीक वैसे ही यहाँ बोल रहा है कि तो दूसरी सबसे छोटी बोल रहा है तो 2 और इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुने एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम सबसे पहले 81 आएगा, 81 का 81 आएगा। अब 63, तो 63 में ये 9 नमा 81 है, ये 9 7 63 है, यानी 63 का 9 81 में हम ले आए हैं और 63 का 7 लाना बाकी है, यानी ये होगा इसका मतलब ये एलसीएम आया। और इसमें से जैसे ही हम 7 जोड़ेंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी। अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि यूनिट डिजिट का आप यूज कर सकते हैं क्योंकि सारे यहाँ अलग अलग हैं। तो जैसे हमें पता है कि 7 दूनी 14, 7 21 आएगा, इसका 1 आएगा यूनिट डिजिट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही संभव है। फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 81 दूनी 162, 162 में 7 हम जैसे ही गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4, हाथ में रहा 1, 7 × 42 43 के 3, हाथ में रहा 4 और 7 4 11 प्लस 7, यानी कि ये हो गया 1141 जो कि यहाँ है। तो ये ऐसे आपको करना है, ध्यान में रखें। और मतलब ये कॉन्सेप्ट में सिखाया, इसका यूज आप हर जगह कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। 8वां सवाल क्रिकेट से है, इसे सॉल्व करते हैं। एक क्रिकेट मैच में पहले 20 ओवरों में रन रेट केवल 2.5 प्रति ओवर था। 308 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 30 ओवरों में रन रेट कितना होना चाहिए। हमारे बिहार में ओवर नहीं होता, ओवर होता है। वनडे नहीं होता, वनडे होता है। वनडे मैच ओवर। जैसे सबका नॉन वेज होता है लेकिन हमारा नॉन वेज होता है, या ज्यादा बेहतर हुआ तो नॉन वेज होगा, वेज नहीं होगा। तो एक क्रिकेट मैच में पहले 20 ओवरों में रन रेट है जो दिया हुआ है कि 2.4 है, यानी कि 2.4 से टोटल जो था 308 रन बनाना था, जिसमें से 20 ओवर में 2.4 यानी कि 24 दूनी 48 रन सिर्फ लगे हैं। अभी तक 20 ओवर में 48 रन लगे हैं 2.4 प्रति ओवर के दर से, औसत से। तो अब कितना शेष बचा, तो जो शेष बचा वही तो 30 ओवर में उसे मारना पड़ेगा। हाँ, 30 ओवर में मारना पड़ेगा।
तो इससे 30 से भाग दे देंगे तो वही रन रेट निकल जाएगा 30 ओवर में भाई कितना रन मारना है। तो जैसे ही आप यहाँ करोगे तो ये 260 होगा और 260 को 30 से, मतलब इतने आराम से नहीं करना है, ये मैं कर रहा हूँ ना, मैं तो बस सिखा ही रहा हूँ आपको कितने जल्दी जल्दी करना है। अब जैसे ही करेंगे तो 8×3 = 24 और 8.7 ये हो गया यहाँ, इसे हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि अब ओवर में। अब चलिए से मैं 2 तरीके से आपको करना दिखाता हूँ। ऐसे सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे कि एक शरणार्थी शिविर में दी गई खाद्य आपूर्ति 300 शरणार्थियों के लिए 45 दिनों तक भोजन कराने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन 15 दिनों के बाद 60 शरणार्थी शिविर में शामिल हो गए और शामिल हो गए, तो शेष खाद्य आपूर्ति कितने दिनों तक चलेगी। तो 300 का था, 45 दिनों का था, लेकिन 15 दिन बाद की बात कर रहा है, यानी 30 दिन का है। 300 का मतलब सब इजी तरीके हैं, जैसे जो आपकी इच्छा हो, जिस पे ज्यादा कमांड हो जाए उसे लगाना है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप उसे ही अप्लाई करो जो चंद सेकंड में है। 300 शिविरों का शरणार्थियों के लिए कितने दिन का है, तो ये अब 30 दिनों का है, क्योंकि 15 दिन के बाद की बात कर रहा है। तो एक शरणार्थी का क्या होगा, 300 लोग अगर 30 दिन तक खाना खा सकते हैं, पूरा खाना अगर एक खाए तो 300 गुने 30 दिन तक वो ऐसे खाएगा। अब बोल रहा है कि 60 और आ गए तो 360 हो गए। बस एकदम बच्चे वाले मेथड से भी आप इसे 4-5 सेकंड में कर सकते हैं। ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ये 6×5 यानी कि 25। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। अब दूसरे स्थिति में आप देखो दूसरे तरीके से कि बोला कि 15 दिनों के बाद 60 शरणार्थी आ गए, यानी कि वो 30 थे, 300 था और ये बढ़ करके अब क्या हो गया कि बढ़ करके 360 हो गया। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। यानी शरणार्थी 5 थे, 6 अब 6 हो गए। ये बढ़े तो खाना क्या होगा, जैसी संख्या बढ़ा तो खाना घटेगा, यानी कि वो उलट जाएगा, ये 5:6 में हो जाएगा। यानी कि पहले 30 दिन का खाना था, अब 5/6 हो जाएगा, 25 दिन का हो जाएगा। आप एकदम कमांड हो तो आप चुटकियों में कर सकते हैं, नहीं तो ये भी तरीका बड़ा आसान है। बढ़ते हैं आगे। अब आप इस प्रश्न को देखो, ये सब जगह आपको मतलब एसएससी के सारे एग्जाम में, सीजीएल से एचएसएल, एमटीएस, जीडी सब में देखने को मिलेगा। रेलवे के भी, ग्रुप डी, एनटीपीसी सब जगह, लोको पायलट, एएलपी सब जगह देखने को मिलता है। और इसे मैं आपको ऐसे करना सिखाऊंगा कि आपके तन बदन में आग लग जाएगा, आग। वो क्या है कि एक मेज और एक कुर्सी के क्रय मूल्य क्रमशः 400 और 1200 रुपए हैं। मेज और कुर्सी को क्रमशः 50% और 20% के लाभ पर बेचा जाता है। दोनों की बिक्री पर कुल लाभ प्रतिशत कितना है। सिर्फ यही नहीं, अगर इस तरह के सवाल दे और जितना भी टफ कैलकुलेशन हो, फिर भी आप 2 से 3 सेकंड में ना करें तो फिर मुझे बताना। कि जैसे ही आपको बस ये देखो कि ये 400 है और ये 1200 है, ये दोनों लग नहीं रहा आपको कि मल्टीपल है ही, 4×3=1200। तो ये 1200 को आप, ये 400 को 1 यूनिट अगर आप देखोगे तो ये 1200 3 यूनिट हो जाएगा। बाकी हमसे कुछ मतलब नहीं है, कुर्सी है, ये है, वो है। आपको बस ध्यान में ये रखना है कि 1200 वाले सामान पे वो क्या वो कर रहा है कि 1200 वाले पे 20% का लाभ उठा रहा है। 1200 वाले पे 20% का, यानी 3 यूनिट पे वो 20% का लाभ उठा रहा है। और चौथा जो 400, ये 1 यूनिट होगा, तभी तो ये 3 यूनिट में हम लोग शुरू में ही मान लिए हैं। तो ये जो 400 पे है, इसे 50% लाभ ले रहा है। यानी कितना, 3 यूनिट पे प्रति 20 ऐसा बोलिए समझने के लिए। तो ये 30% ज्यादा उठा रहा है। कितने पे, 1 यूनिट पे। ये 3 यूनिट तो ये 1 यूनिट, यानी टोटल 4 यूनिट है। इसका तो इसका असर 4 पे होगा, तो बढ़ेगा घटेगा क्या होगा वो आपको दिख रहा है। आज के बाद से आग लगा देना है वो। आप ऐसे देखो, समझने के लिए ही कि अच्छा 400 1200 है, 1200 वाले पे 20 लिए हो तुम, तो इस पे 50 लिया, 30 ज्यादा लिया, यानी 3 यहाँ 4 यहाँ, तो ये 30 ज्यादा लिया जो चारों पे प्रभाव डालेगा, चारों पे 7.5 से इंक्रीज कर देगा। अगर ये घटा होता तो 20 से कम जाता, 7.5 से इंक्रीज करके ओवरऑल 27.5 कर देगा। आग लगेगा ही। बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एचसीएफ से है और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि एचसीएफ के सवाल को लिखने का ये एक तरीका है, इसे करना भी मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया है। प्रश्न है कि निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 784 एवं 800
57 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 4 और 12 प्राप्त होंगे। तो क्या करते हैं हम इसे 784 से आप जो शेष फल है उसे निकाल दो, तो ये 780 आया। फिर 857 से जो शेषफल 2 है इसे निकाल दो, ये 855 आया। अब इन दो संख्याओं का वो HCF ही होगा जो आंसर होगा। इन दोनों का अंतर निकालते हैं HCF के लिए, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 20 और 15 75 होगा। तो आपको पता है कि जब भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो डिफरेंस होता है या तो वही नहीं तो उसी का कोई फैक्टर ही होगा जो HCF होगा इन दोनों संख्याओं का, और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों को विभाजित करेगा तो 84 में 4 शेष देगा और 57 में वो 2 देगा। तो 75 का अब यहाँ से लोग क्या करते हैं, ऐसा सिखाया जाता है भी उन्हें कि वो 75 के बाद ऐसे ऐसे इसके फैक्टर चेक करते हैं। ये आपको नहीं करना है, आपको समय बचाना है। कैसे बचाना है कि हम 75 के वो सबसे बड़ी फैक्टर यहाँ देख करके चेक करेंगे जो उसके बाद मतलब वो ही फैक्टर चेक करेंगे जो है अवेलेबल हो। 75 के बहुत सारे फैक्टर होंगे लेकिन हमें उससे क्या, हमें वो देखेंगे कि 75 का वो फैक्टर जो सबसे बड़ा हो उसे चेक करेंगे। तो 75 का 15 हम चेक करते हैं, तो 15 से जैसे कैप गिर गया, सॉरी, तो 75 का हम यहाँ देखेंगे 15 जो है सबसे बड़ा फैक्टर है, तो 15 ही वो होने के चांसेस हैं। आप चेक कर लो, तो 15 से आप जैसे इसे भाग दोगे 15 5 75, 3 उतरा, 30 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, और ये 15 5 75, 10 उतरा 105, ये भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी इसके आंसर 15 होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उसे 25 भी 75 का फैक्टर होता है आप उसे चेक करते रहो, ऐसे नहीं चलता। 75 को भी नहीं चेक करना है, वो आपको ऑप्शन के हिसाब से तय करना है कि सबसे बड़ा फैक्टर इसका कौन है ऑप्शन में, तो वो, और नहीं तो उसके छोटे, फिर धीरे 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 क्रमबद्ध नीचे उतरते जाएंगे और चेक करेंगे। बड़े ही आसान ढंग से आप ऐसे सवालों को करेंगे। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं।